रहेंगे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हैं, जिसके बारे में बेयकीनी की वही कैफियत बरकरार है जो पहले दिन से मौजूद थी। हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, हुकूमत कह रही है, हुकूमत बिल्कुल इस बारे में लिप्स अपने सील करके बैठी है और बिल्कुल मम है और कोई भी खबर देने से गुरेज कर रही है। कल वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ हमारे प्रोग्राम में थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी और जो चौथी बैठक होगी उसमें बताया जाएगा कि हुकूमत क्या करने का इरादा रखती है। सो हुकूमत कह रही है कि चौथी बैठक में वो जवाब देगी। पीटीआई कह रही है कि चौथी बैठक से पहले कमीशन बनाया जाए वरना चौथी बैठक नहीं होगी। तो हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात में क्या होगा, सबसे पहले मुस्लिम लीग नून से इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पीएमएलएन के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सबसे पहला सवाल लामहला मुज़ाकरात के हवाले से। कल खबर आई कि 9 मई के हवाले से हुकूमत कमीशन बनाने को तैयार नहीं है। पीटीआई कह रही है कि जब तक आप कमीशन नहीं बनाएंगे तब तक हम दोबारा आपके साथ बैठने पे राज़ी नहीं हैं। तो कोई मिडिल ग्राउंड आपके नज़दीक निकल सकता है या वो क्या हो सकता है? पॉसिबली 26 नवंबर पे बन जाए, 9 मई पे ना बने कमीशन, या कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाए, होगा क्या, होना क्या चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात किसी रोते हुए बच्चे को टॉफी देने के लिए तो नहीं हो रहे। मुज़ाकरात किसी एक जमात को खुश करने के लिए भी नहीं हो रहे। मुज़ाकरात हो रहे हैं मुल्क में जो अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी इस्तेहकाम शहबाज शरीफ ने हासिल किया है, उसको सियासी इस्तेहकाम में बदलने के लिए और उसके जरिए मुल्क में नया रोजगार पैदा करने के लिए, मुल्क में जो है कीमतें कम करने के लिए, मुल्क में के लोगों को उनके जो बच्चों का मुस्तकबिल है बेहतर करने के लिए। असल तो हमारा मकसद इन मुज़ाकरात में जाने का ये है और लिहाजा हुकूमत जो है वो, जो आपने दुरुस्त कहा कि 9 मई उसकी एक रेड लाइन है। 9 मई एक कोई सियासी एहतजाज नहीं था जिससे सौदेबाजी की नजर कर दिया जाए। वो रियासत पर एक हमला था, अंग्रेजी में कहते हैं इट वाज एन आर्म्ड इंसरेक्शन। तो लिहाजा उसको तो बतौर एक जुर्म ही ट्रीट किया जाएगा, जो एक जुर्म था। इसमें रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाया गया, जिन्ना हाउस लाहौर को जलाया गया, जीएचक्यू पे हमला हुआ। सबसे कभी बात जो हुई वो हमारे शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, मुख्तलिफ जो दिफाई तनसीबात हैं उनके ऊपर हमलावर हुआ। लिहाजा जो लोग उसकी मंसूबा साजी में या उसकी सहूलतकारी में या कारसाजी में शामिल थे, उनके ऊपर तो कानून का इतलाक होगा। लेकिन दूसरी तरफ जहां जरूर हुकूमत के सामने एक, वैसे नरमी तो नहीं कहूंगा, लेकिन कानून पर अमल दरामद है कि जिन कारकुनों पर के ऊपर सबूत और शवाहिद नहीं है, उन्हें जरूर हम रिहा करना चाहेंगे और जल्द से जल्द रिहा करना चाहेंगे। और 26 नवंबर पे जरूर इस पे गुफ्तगू हो सकती है कि अगर कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐसे बन जाएं तो उस पर जरूर, अगर वो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन असल मकसद ये है, हुकूमत लिख कर दे या ना दे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जब भी डिसाइड होंगे लिख कर होंगे। आज से 10 साल पहले भी जब इन्हीं दिनों में मुज़ाकरात हो रहे थे और 3 महीने चले थे, उनका नतीजा फिर एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस की सूरत में ही निकला था। तो लिहाजा हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन पीटीआई को भी ये सोचना होगा कि उनका जो पूरा एक एजिटेशन का जो तरीक़ेकार था अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, जिसमें उन्होंने मुल्क में एक इंतशार फैलाया, वो सूबे के वसाइल लेकर बार बार वफाक पर हमलावर हुए, वो जो एजिटेशन थी उसने 4 रेंजर्स की और 1 पुलिसमैन की जान तो ली है, लेकिन पीटीआई का जो सियासी मकसद था उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि वो पार्लियामान में टेबल पर बैठकर अपने सियासी मकासद हल करें, पाकिस्तान के अवाम के पास जाएं, उनसे बात करें। लेकिन पाकिस्तान के अवाम की फलाह तो गालिबन उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद तो सिर्फ अपने बानी चेयरमैन की रिहाई है या किसी भी तरह इंतशार पैदा करके इक़्तिदार तक पहुंचना।
आपके नज़दीक डिमांड्स क्या होनी चाहिए? कोई होनी चाहिए हुकूमत की डिमांड्स या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि पहले भी मुज़ाकरात हो चुके हैं, फिर पीटीआई अभी भी एजिटेशन की पॉलिसी पे बरकरार है। कौमी असम्बली में आज जो हुआ, सेनेट के इजलास में जो हुआ, ऊ करके एहतजाज करते हैं, एजेंडे की कापियाँ फाड़ देते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पहले भी मुज़ाकरात हो चुके हैं, अब भी होते हैं, कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा इनका? ये देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर तो बड़ी वाज़ेह राय है कि हमें कोई मुतालबा नहीं करना। हमारा जो भी नुक्ता नज़र है, वो जो भी आने वाले टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे उनके अंदर उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक। तो हमारा मुतालबा आईन पाकिस्तान है, जिसमें ये कहा गया है कि मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो इस मुल्क को चलाएंगे, तो लिहाजा जो उनका ऐवान है उसके अंदर तमाम गुफ्तगू। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है, और ये कोई नया कुलिया दरियाफ्त नहीं करना। हमारा मुतालबा ये है कि पीटीआई पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए अपनी तजावीज दे कि इकोनॉमी कैसे चलानी है, टेररिज्म जो उनके सूबे में सबसे ज्यादा हो रहा है उससे कैसे निपटना है, आने वाले दिनों में जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर तब्दीलियां होनी है उनको कैसे बात करनी है। लेकिन वो तमाम इशूज जिनका पाकिस्तान के अवाम, उनके मुस्तकबिल, उनकी सलामती और उनकी मुआशी खुशहाली से ताल्लुक है, उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। तो हमारा उसमें कोई मुतालबा नहीं है। हमारा मुतालबा तो ये है कि जिस चीज के लिए पाकिस्तान के अवाम ने 31% अवाम ने उनको वोट दिए हैं, वो उसके ऊपर अमल दरामद हो, बजाय ये कि वो इंतजार पर पड़े। दूसरा इशू जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि आने वाले दिनों में उनकी दोबारा जो है वो एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, तो ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2013 से 18 के दौरान इन तमाम एजुकेशनल टैक्टिक्स के बावजूद मुल्क को दहशतगर्दी, लोड शेडिंग, महंगाई, कराची की टारगेट किलिंग से निजात दिलाई थी। हमारे आज सामने की बात है, हमने होते हुए देखा। तो लिहाजा ये अपना अगर वतीरा नहीं बदलते और अगर दोबारा किसी भी तरह हमलावर होते हैं, तो अक्टूबर 2016 में भी हमने इनको अटक पुल पर ही पसपा कर दिया था, और हुकूमत फिर ज्यादा सख्ती से निपटेगी इन लोगों से अगर ये समझते हैं कि जी ये सिर्फ इंतशार के जरिए। लेकिन अगर पार्लियामान में ये कोई नारे लगाते हैं या शोर करते हैं, वो तो एक तरीकेकार है जमहूरियत का। वो हमारी जमहूरियत अभी जिस इर्तका के यानी मरहले पर मौजूद है, अभी तो हमें इतनी बालिग नजरी नहीं आई कि हम वाकई सीरियसली पॉलिसीज के ऊपर बात कर सकें। तो लिहाजा ये इसी तरह अपनी जो है वो शोर और इशारे, जो गलत जबान और इशारे करते रहेंगे, और शहबाज शरीफ और जो एक पूरी उनके साथ दूसरी जमातें मौजूद हैं जो कि नेगोशिएट भी कर रही हैं पीटीआई से, हम अपना काम पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए जारी रखेंगे। खुर्रम साहब, आपने नवाज शरीफ को याद किया है, नवाज शरीफ का जिक्र किया है, तो अगला सवाल मेरा इसी हवाले से है कि ओवर द वीकेंड तो शायद गालिबन वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से। वहाँ पे नवाज शरीफ ने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से या किसी भी हवाले से अपोजिशन का कोई दबाव ना लिया जाए, लेकिन अदरवाइज नवाज शरीफ ताहाल इनएक्टिव हैं, इनडिफरेंट लगते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, उसमें शिरकत नहीं करते, आज भी वो वहाँ मौजूद नहीं थे। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर के हवाले से और गालिबन इस वक्त का जो सियासी मंजरनामा है, उसमें वो पाकिस्तान के सबसे तजर्बाकार स्टेट्समैन हैं जो मौजूद हैं। तो लिहाजा वो इससे लाताल्लुक नहीं है, वो तमाम मामलात को देख रहे हैं। लेकिन मैं इस पे भी, चूंकि बराह रास्त पार्टी ने कोई अभी गुफ्तगू नहीं की, मैं इस पर क्या सराही कर सकता हूँ। वो समझते हैं कि मियां शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को पूरा एक ओपन फील्ड देना चाहिए, जिसमें वो अपनी गवर्नेंस कर सकें और पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर कर सकें, और वो शायद गालिबन यही समझते हैं। फिर मैं क्या सराही कर रहा हूँ कि अभी गालिबन सियासी एक्टिविटी का वो वक्त नहीं है। जैसे जैसे महीने गुजरेंगे वो वक्त करीब आता जाएगा जब वो पाकिस्तान के अवाम में जाएंगे और उनकी बात भी सुनेंगे और उनसे बात करेंगे। राइट। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, इसके अलावा एक और सवाल आपसे। आप चूँकि साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, खारजा उमूर के हवाले से ट्रंप ने अब हलफ उठा लिया है, बाज़ाब्ता तौर पे अमेरिका के सदर बन चुके हैं। इस तनाजुर में क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ट्रंप कार्ड इस्तेमाल हो सकता है, पीटीआई को कोई फ़ायदा मिल सकता है? क्योंकि एक सियासी बयानिया इस वक्त पाकिस्तान में अडॉप्ट किया जा रहा है। दूसरा, ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें
भारत को बाज़ाब्ता तौर पे दावत मिली। भारत के वज़ीर ख़ारजा वहाँ मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान को दावत नहीं मिली। तो अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात को इस सारे तनाजुर में किस तरह देखेंगे आप? जी, अभी तो पाकिस्तान की सड़कों पे वो टूटे हुए घुंघरू पड़े हुए हैं, जिनको पहनकर पीटीआई नाच रही थी कि ट्रंप आते ही मियां इमरान खान को छुड़ा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं हुई। दूर दूर तक जो है वो तमाम जो गुफ्तगू उन्होंने अपनी हलफ बर्दारी के फौरन बाद भी की, और उसके बाद जो मुख्तलिफ उन्होंने मजलिस रखी हुई थी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो लिहाजा ये कह देना कि जी वो आते ही ऐसे कर देंगे, वो वैसे कर देंगे, वो तो नहीं हुआ। दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ट्रांजैक्शनल यानी कारोबारी सौदेबाजी पर यकीन रखने वाले सदर हैं, और वो उसी तरह अपनी डिप्लोमेसी भी करते हैं। और पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के रडार पर नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान की जो जरूरत थी अमेरिका को, वो अफगानिस्तान में जब तक वो मौजूद थे तब तक थी। उसके बाद तो उनकी फौरी जरूरत खत्म हो गई। तो मेरी तवक्को नहीं है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई ऐसी पाकिस्तान की तरफ वो तवज्जो करेंगे। मैं आपके नाजरीन को याद करा दूं कि उस वक्त मैं चूंकि एक बड़ी जिम्मेदार पोजीशन पे था, पिछली दफा भी जब वो 2017 में सदर बने थे तो उन्होंने पूरे 7 महीने बाद अगस्त 2017 में अपनी पहली गुफ्तगू पाकिस्तान पर की थी। तो लिहाजा वो जो है अभी अपनी पॉलिसीज को देखेंगे। दूसरा, हमें ये जहन में रखना है कि और हम सबको ये बजाय ये कि जो तरीके इंतशार की एक हेजान अंगेज मीडिया पॉलिसी है कि अमेरिका ने आज से 25 साल पहले हिंदुस्तान को अपना जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो डिक्लेयर कर दिया था, और उस पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। एक वक्ती तौर पर 2001 में 9/11 के बाद अफगानिस्तान में उन्हें जरूरत पड़ी, उन्हें पाकिस्तान से पार्टनरशिप की, उन्होंने पाकिस्तान को आर्जी तौर पर कोई इमदाद भी दी। लेकिन जैसे उनका मकसद खत्म हुआ 2014 में प्रेसिडेंट ओबामा ने जो है वो इमदाद खत्म कर दी। उसके बाद से सदर ट्रंप ने तो 2018 के आगाज में ये कहा था कि पाकिस्तान धोखा देता है। उन्होंने पाकिस्तान की तमाम मिलिट्री इमदाद बंद कर दी थी, उन्होंने पाकिस्तान के फौजियों की ट्रेनिंग बंद कर दी थी। उसके बाद इमरान खान ने बड़ी उन ताबेदारी की सदर ट्रंप की, सीपैक को बैक बर्नर पर डाल दिया, उन्होंने तालिबान लीडरों को रिहा कर दिया, उन्होंने अभिनंदन को फौरी हवाले कर दिया, उन्होंने कश्मीर के ऊपर भारत ने 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मुझे लगता है मैं वर्ल्ड कप दूसरी दफा जीत कर आया हूं। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ने अपने दौरे हुकूमत में 1 सेंट की भी किसी भी तरह की इमदाद पाकिस्तान को नहीं दी। और ये भी बहुत कम लोगों ने नोट किया है कि 2018 में, अभी सदर ट्रंप मौजूद थे, 2018 अगस्त में जो अमेरिकी सफीर थे वो पाकिस्तान से गए, और फिर तकरीबन 4 साल पाकिस्तान में कोई अमेरिकी सफीर मौजूद नहीं था। वो अपने जो है डेप्टी हेड से ही काम चलाते रहे। लिहाजा अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में इंतहाई महदूद है। जो शोर डालने वाले हैं वो समझते रहेंगे कि शायद मैनिपुलेशन होगी, लेकिन सदर ट्रंप तभी पाकिस्तान के बारे में कोई बात करेंगे जब उनका कोई मफाद पाकिस्तान से, या वो पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव डालना चाहेंगे, जो कि मुझे अभी आने वाले महीनों में नजर नहीं आ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं लाइव प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। सेंटर शेर रहमान साहिबा मौजूद होंगी हमारे साथ, इस हवाले से सवालात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, सीनियर नायब सदर हैं, सेनेट में साबिका अपोजिशन लीडर रह चुकी हैं और अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं सेंटर शेर रहमान साहिबा। बहुत शुक्रिया सेंटर शेर रहमान साहिबा प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सबसे पहले जो हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात हैं, इस पर ज़रा आपका मुझे व्यू पॉइंट चाहिए। हुकूमत तो कह रही है कि हम 9 मई पे कोई कमीशन नहीं बनाएंगे, ये कल खबर आ चुकी। 26 नवंबर के हवाले से पीपल्स पार्टी की राय क्या है, पीपल्स पार्टी की सोच क्या है? कमीशन बनना चाहिए, और अगर बने तो क्या 9 मई प्लस 26 नवंबर दोनों पर बने, क्या चौथी नशिस्त मुमकिन हो सकेगी? क्योंकि पीटीआई ने तो एक प्री कंडीशन लगा दी कि जब तक चौथी बैठक से पहले कमीशन नहीं बनता हम नहीं बैठेंगे। हुकूमत कह रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है कमेटी में, कि आए बैठें, हम चौथी नशिस्त में आपको अपना जवाब दे देंगे। तो होगा क्या चौथी नशिस्त से पहले या चौथी नशिस्त के
दरमियान? और दूसरा ये कि क्या हुकूमत की कोई डिमांड होनी चाहिए? पीपल्स पार्टी की सोच क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी की सोच कमेटी के अंदर ही दी जाएगी, और मगर ब्रॉडली स्पीकिंग मैं ज़रूर ये कहूँगी कि पीपल्स पार्टी ने कभी दरवाजे बंद नहीं किए हैं किसी भी डिस्कशन और डायलॉग के लिए, क्योंकि देखिए जमहूरियत का मतलब ही होता है डायलॉग, और सियासत का मतलब हमारे लिए है कि हम हर चीज़ हम सड़कों पे तो नहीं हल करना चाहते ना लड़ भिड़ के। ठीक। हमें पार्लियामान इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपना जो इस वक्त सियासत का मतलब हमारे लिए है कि आप एक मैच्योर तरीके से डिस्कशन करें, कुछ आप दें कुछ आप लें, लेकिन इशू ये है कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस नहीं हो सकती, कंडीशंस नहीं, पब्लिक में आप कंडीशंस लगा दें, आप मीडिया के जरिए ना नेगोशिएशंस करें, ठीक। आप फिर एक दिन कुछ कहें दूसरे दिन कुछ और कहें, ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए ये बातें अब गवर्नमेंट को ही रिजॉल्व करनी होंगी, मैं उनकी तर्जुमान नहीं हूँ। हमारी सोच हमेशा से यही रही है कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस से कभी कोई फ़ायदा नहीं मिला है किसी को, और इस वक्त अवाम देख रही है सबकी तरफ, ख़ास तौर से पार्लियामान की तरफ, कि पार्लियामान उनके किन किन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने चला है या आपस में लड़ने भिड़ने में ही मसरूफ़ है। ये बहुत अहम बात है जी। ठीक। सेनेटर शहरी साहबा, आप चूंकि अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं, तो इस हवाले से भी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। ट्रंप तो बाकायदा तौर पे बासाबता तौर पे अमेरिका में सदर बन गए हैं, तो पाकिस्तान में इसका क्या असर हो सकता है? ख़ासतौर पर पाकिस्तान में एक सियासी बयानिया जो है वो डेवलप किया जा रहा है, तो पाकिस्तान में कोई ट्रंप कार्ड चल सकता है? कोई पाकिस्तान की हुकूमत पे कोई दबाव आ सकता है अमेरिका से? प्लस अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात को आप किस तनाजुर में देखती हैं ट्रंप के आने के बाद? कल हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि भारत के वज़ीर ख़ारजा को तो बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान के मोहसिन नकवी वहाँ मौजूद थे, अनऑफिशियली पाकिस्तान के पास दावत नहीं आई, और बिलावल भुट्टो के लिए भी दावत आई थी इस तकरीब हलफ बर्दारी की। देखिए, मैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत अमेरिका में नहीं डिस्कस करना चाहती, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है, और वैसे भी ये एक ऐसा इशू है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं समझती हूँ तरजीहात की अव्वलीन तरजीहात में है भी नहीं। उनके लिए उन्होंने तो बहुत आज एक क्लियर एजेंडा वाज़े किया है, आपने देखा होगा, और उनका इस वक्त मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला प्रोग्राम है, जिसमें वो अमेरिका को दुनिया में से बहुत सारी मुआहदों में से हटा रहे हैं, माहौलियात, WHO, हेल्थ, जो यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा इदारा है, और लेकिन एक तरफ वो जंगें भी ख़त्म करना चाहते हैं, एक साथ में अब गज़ा में प्रिजनर एक्सचेंजेस भी देख रहे हैं लोगों, जंग बंदी भी एक तरफ से चल रही है। वो तो खैर पिछली एडमिनिस्ट्रेशन का आखिरी काम था। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, देखिए पाकिस्तान को इस वक्त क्यों तवक्को है कि आपको हर जगह बुलाया जाए? आपकी क्या इसमें एक्टिव आपने एंगेज करने की कोशिश की है? आप हमेशा हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं कि अमेरिका ने ये कहा तो अब हमने इसके जवाब में ये कहा। देखिए आप रिस्पॉन्ड, अब आप अगर कहते हैं कि हम जियो इकोनॉमिक्स में यकीन रखते हैं जिस पर दुनिया चलती है अब, तो आप वहाँ तिजारती सफारतकारी शुरू करें, क्योंकि अमेरिका जो है आपका सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस वहीं है, और आपके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बहुत सारे वहाँ जाते हैं। आपको सोचना पड़ेगा, 2 महीने से कह रहे हैं कि मैं टैरिफ्स लगाने वाला हूँ। देखिए कोशिश तो होनी चाहिए कि आप प्रेफरेंशियल एक्सेस वहाँ मांगें। मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम कहीं शुरू होते हैं। अगर आप अपनी बात करना शुरू करेंगे तो फिर उसकी गूंज कहीं और भी होगी। जो कौमें अपने बारे में बात नहीं करती, तो उनके लिए कोई और तो नहीं खड़ा होकर बात करता। हमेशा हम कहते हैं कि जी उन्होंने ये कहा तो हमने ये कहा। भाई आप भी कुछ कहें ना, और कंस्ट्रक्टिव बात भी कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में हर ट्रांजिशन जो है खतरे से खाली बेशक नहीं होता, लेकिन क्योंकि अमेरिका को बुखार होता है, सारी दुनिया छींकती है, ये तो अभी भी है, लेकिन आपको वो चीन के जाविये से देख रहे हैं। उन्होंने इंडिया को नेट सिक्योरिटी एशिया में प्रोवाइडर अपना बनाया हुआ, तो क्यों नहीं वो इस लेवल पे इनवाइटेड होंगे? बात ये इनविटेशंस और फोटो अपॉर्चुनिटीज की नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि आपके पास ठोस एक एजेंडा हो और आप उसे सामने रखें, कहें कि हमें इस पर एंगेज करना है 2025 में। आप मेहरबानी करके बताइए आपकी टीम कौन सी है, जैसी भी है आप उसे शुरू करें और तरजीह दें आप अपने एजेंडे को। आप आगे बढ़ें, कहें कि हमें करना है। आप कोशिश करें बजाय इसके कि आप वेट करें
उनके किसी इनिशिएटिव का। देखिए, आप अपनी रेलेवेंस बढ़ाएंगे तो आप खुद रेलेवेंट बढ़ेंगे। आपको सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज के जाविये से नहीं अपनी रेलेवेंस बढ़ानी है। आपको अपने सारे जो आप एक कह रहे हैं ना कि हम दुनिया में अब वी वांट टू बी नोन, आप 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपका है, आप मार्केट्स आपके यहाँ हो सकती हैं, आप बाहमी ताल्लुकात बढ़ाएं। आप अमेरिकन बिजनेस काउंसिल, पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेस काउंसिल बहुत अच्छी बॉडी है, उसके साथ ट्रेड फेयर शुरू करें। आप देखें कि वहां हमला होने वाला है, अगर हो सकता है तो टैरिफ्स पे होगा, तो आप इन चीजों पर आप फोकस करें बराए मेहरबानी, और कहें कि भाई हम सिर्फ डिफेंसिव डिप्लोमेसी नहीं करें। हमारी सोच जो है ये होती है कि जी अच्छी मीटिंग हो गई, ओह हाई लेवल पे हो गई, बात खत्म हो गई, कर्जा मिल गया IMF से, इससे आगे चलें। अगर आपने सॉल्वेंट रहना है, अपनी सॉवरेंटी को बहाल करना है, अपने कर्जों का हुजूम कम करना है, तो आपको इसी तरह एंगेज करना पड़ेगा। वी शुड बी वरीड अबाउट टैरिफ्स मोर देन एनीथिंग एल्स। मैं एक सवाल और आपसे करना चाह रही हूँ, वो हुकूमत और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात के हवाले से। अब पानी के मसले पे काफ़ी तवील अरसे से एक झगड़ा जो है हुकूमत पीपल्स पार्टी PMLN के दरमियान वो बरकरार है। आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पंजाब अपने पानी पर जो है वो कैनाल्स बना रहा है, तो आप क्या होपफुल हैं कि ये झगड़ा निमट जाएगा, या पानी की रवानी के मसले के साथ साथ ये रुकावट कोई बैरियर बन सकता है बिटवीन PMLN एंड पीपल्स पार्टी? आपने पानी का इशू रेज किया, जिसकी गूंज आज सेनेट में काफी देर थी। पहली दफा इस ऐवान में कम से कम इस पूरे सेशंस में ये तरीके दबा उन्होंने एक्सेप्ट की है, क्योंकि पहले तो बहुत होती थी और उस पर सहर हासिल गुफ्तगू भी हो जाती थी। अब मैंने ये इसलिए एडमिट किया क्योंकि कॉल अटेंशन इस पे आ चुका है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर इस पे आ चुका है, चेयरमैन बिलावल इस पर बार बार पब्लिक जलसों में इस बात को की निशानदेही कर चुके हैं कि देखिए ये एक हमारे लिए पानी एक बुनियादी इंसानी हक होता है, और जो लोअर राइपेरियन सूबे होते हैं, ख़ास तौर से सिंध और बलूचिस्तान में भी ऐसा होता रहा है, वहाँ तो बिल्कुल कहर सारी आ गई है। एक पानी की किल्लत का बहुत सालों से, दहाइयों से मसला है। पानी की जो मंसूबा बंदी करता है, ज़ाहिर है वो वफाक से होती है, एक इरसा अग्रीमेंट, एक इरसा अदारा बना हुआ है, और एक वाटर शेयरिंग अकॉर्ड है 1991 का। ये सारे तितर बितर हैं इस वक्त। इरसा कहता रहा है 25 साल से हमारे इंडस वाटर सिस्टम में पानी की महीनों में कमी हो जाती है, ठीक है। अब जब खास महीनों में कमी होती है तो ये ज़ाहिर सवाल उठता है कि आप इतना बड़ा कमांड एरिया 7 मिलियन एकड़ का करने जा रहे हैं, फर्टाइल करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। हम तो दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन, मैनमेड इरिगेशन सिस्टम है पाकिस्तान में, जो अंग्रेज बना के गए। अब अगर इससे बड़ा बन रहा है या इसके मुतबादिल भी बन रहा है, तो आप बताएं उसका पानी सिस्टम में कहाँ से आएगा। ये हमने मुअद्दबाना सवाल किया था कि भाई इस पर आप मुशावरत कर लें, डेटा शेयरिंग कर लें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। मैं आपके फैक्ट्स एक्सेप्ट करूंगी और जमीन पे कुछ और होगा तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी ना। मैं तस्वीर जो हैं वहां से जमीनी हकायक जो हैं वो एक बिल्कुल दूसरी पिक्चर दिखाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने पानी ऊपर से बंद कर दिया कि जी मेरा इतना हिस्सा है और हम इसमें से दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो तो कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग वाटर होता है जी। और अगर ये मसला नहीं होता पानी की किल्लत का और डिस्ट्रीब्यूशन पर मसाइल नहीं होते, ये एक मुतनाज़ा इशू नहीं बनता। क्यों हम पूछेंगे भाई, अगर आप बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर शेर रहमान साहिबा के लिए। आज वक्त निकालने पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ दीगर और अहम मुद्दात पर प्रोग्राम में बात करेंगे। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में दो मामलात के हवाले से बात करेंगे। एक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है जजेस के अख्तियारात के हवाले से। पहले पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, इसके बारे में बात कर लें। एक डिबेट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हुकूमत का दावा है, बयानिया है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। अपोजिशन का बयानिया इससे मुख्तलिफ है, लेकिन पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम आगाज़ हो चुका है, दुरुस्त सम्त में आगाज़ हो चुका है। इसका एतराफ़ आलमी इदारे भी कर रहे हैं। और एक ऐसे मौके पे कि जब फाइनेंस मिनिस्टर
एक आलमी इदारे के फोरम पर ही मौजूद हैं। इसी बारे में बात करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान का इकनॉमिक रिवाइवल हो चुका है, पाकिस्तान दुरुस्त डगर पे चल चुका है और मज़ीद बेहतरी कहाँ कहाँ आनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब जो कि मुशीर हैं फाइनेंस मिनिस्टर के। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शहजाद साहब, ज़रा बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ख़ासतौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के दावे के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम क्या वाकई आ चुका है, उसके इंडिकेटर्स क्या हैं और मज़ीद बेहतरी कहाँ कहाँ आनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, बहुत शुक्रिया गरीदा मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। अच्छा जी, पहले तो मैं ये बता दूं, ये दावे नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। और फैक्ट्स में मैं आपको मोटे मोटे फैक्ट्स बताता हूं कि आज से 12 महीने पहले पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ थी और आज हम कहाँ खड़े हैं। फिर उसके बाद मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। पहली बात तो ये कि अगर आप देखें कि हमारे जो रिजर्व्स थे, पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है गरीदा किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ को देखने के लिए, नापने के लिए। तो वो तो 2 वीक्स के जो है ना, मुश्किल से 2 वीक्स के रिजर्व्स हमारे पास रह गए थे, 2 हफ्तों के। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 महीने से भी ज्यादा के रिजर्व्स होल्ड करते हैं। ऑल्दो हम बहुत ज्यादा अभी रिजर्व्स हमारे पास उतने ज्यादा नहीं है जितना एक आइडियली दुनिया में होते हैं। 6 महीने के रिजर्व्स होते हैं आइडियली, लेकिन हम 2-2.25 महीने के रिजर्व्स पे दोबारा पहुंच गए हैं विद इन लास्ट 12 मंथ। ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि हम दोबारा उस ट्रैक पे आ गए जो हम एक तरह से उतर गए थे। उसके अलावा आप देखें, आम आदमी के लिए महंगाई की शरह जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो महंगाई की शरह 2 साल बहुत ज्यादा बढ़ी। उसका वो एज ए रिजल्ट ही था कि हमारी जो है इकोनॉमिक जो है वो स्टेबलाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से महंगाई में भी इजाफा हुआ। करेंसी बहुत ज्यादा हमारी जो है वो डिवैल्यू हो गई थी। और अब आप देखें कि पिछले 15 महीने में जो करेंसी है, करेंसी पैरिटी डॉलर के अगेंस्ट, वो जो है दुनिया की बेहतरीन करेंसीज में अब आ गई है पाकिस्तानी रुपी, क्योंकि वो स्टेबल रहा है, जिससे फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ है। तो महंगाई की शरह जो है 4% पे आ जाना, यानी कि महंगाई की रफ्तार में 4% तक जो है वो आ जाना। और इसके अलावा अब जो महंगाई की शरह आएगी, आपको जनवरी के नंबर्स आएंगे, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3% पे आ जाएगी, जो कि मेरे ख्याल में कोई 7-7.5 साल के जो है वो लो पे होगी महंगाई की शरह। उसके अलावा जो मैंने रुपए की बात की, उसकी वजह से गरीदा की अच्छी बात ये हुई कि जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं, जो दुनिया भर में रेट करती हैं कंट्रीज को कि जी उनकी माशी हालत क्या है और आगे वो किस तरह से जो है वो जो है उनकी माशी हालत होगी, उस पे तीनों ग्लोबल बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने जो है वो एक नॉच इम्प्रूव किया कि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो गई है। और साथ साथ एक रेटिंग एजेंसी ने, बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने आउटलुक को पॉजिटिव भी करार दिया कि आने वाले महीनों में, सालों में बेहतरी की मजीद तवक्को है। इसके साथ साथ आप देखें, जो इंटरेस्ट रेट है, शरह सूद है, उसमें स्टेट बैंक ने काफी कमी की, क्योंकि वो इन्फ्लेशन में कमी हुई थी, उसकी वजह से स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी की, जो बिजनेसेस के लिए बहुत बेहतर है। फिर एक अच्छी चीज ये हुई कि रिफॉर्म्स पे काम शुरू हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने राइट साइजिंग शुरू की, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की अपनी जो साइजेस हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, उनको हम कम करने की बात कर रहे हैं। उसमें पहली वेव हमने शुरू भी कर दी, आपने इस पे प्रेशर भी देखा होगा रिजल्ट्स के साथ। फिर एसओईज की बात हुई कि स्टेट ओन एंटिटीज में जो एंटिटीज जो है जो नहीं सही काम करें, या तो उनको बंद करें या उनको रिस्ट्रक्चर करें या फिर प्राइवेटाइजेशन में ले आए। फिर पीआईए को हम दोबारा लेके जा रहे हैं अब मार्केट में, खासकर उसके बाद कि यूरोपियन जो है वो रूट्स खुल गए हैं। और साथ साथ जो है यूके का रूट भी मैं बताऊं कि कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में इंशाल्लाह वो भी खुल जाएगा, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान। आई वुड हैव टू, खुर्रम शहजाद साहब, आई वुड हैव टू इंटरजेक्ट, इसके लिए माजरत, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत मुख्तसर है। मुझे ज़रा एक और मामले पे सुप्रीम कोर्ट की भी बात करनी है, लेकिन आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, अगली नशिस्त में आपसे तफसील से मईशत के हवाले से बात करेंगे। फॉर नाउ बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। प्रोग्राम में आगे बढ़, और सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, जजेस के इख्तियारात का झगड़ा मजीद गहरा होता हुआ नजर क्यों आ रहा है, इसके नताइज क्या होंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं इमरान वसीम साहब। इमरान साहब, क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, खासतौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उनका बेंच जिस तरह से तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहा है, जजेस के इख्तियारात का झगड़ा, इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखें खरीदा, हम सियासी कैनवस पे तो देखते थे कि एक खींचातानी होती थी इक़्तिदार की, और एक गर्दान होती थी कि मुझे क्यों निकाला। अब बाज़ार ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसे ही हालात बन चुके हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो सिनेरियो नज़र आ रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे,
लेकिन 21 अक्टूबर को जब 26वीं आईनी तरमीम पास होती है, उसके नतीजे में 3 जजेस का पैनल जाता है और उसमें याहिया अफरीदी साहब का कुरा निकल आता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं। और फिर सवाल उठता है 26वीं आईनी तरमीम की जो आईनी हैसियत है, क्या इस तरमीम के ज़रिए जो अदलिया की आज़ादी है उसको तो कर्ब नहीं किया गया, उसको तो सलब नहीं किया गया। अब ये सारा मामला जो है, बेशक उसमें कंटेम्प्ट का शोकास नोटिस हो, एडिशनल रजिस्ट्रार को, चाहे उसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब के बेंच में ये सवाल उठाया जाए कि आया कि जो रेगुलर बेंचेस हैं उन्हें आइन के आर्टिकल 191 का जो नया आर्टिकल शामिल किया गया 26वीं आईनी तरमीम में 191A का, उसके तहत रेगुलर बेंचेस केसेस नहीं सुन सकती। ये तमाम जो बहस अगर जाके किसी जगह पे इख्तिताम होती है, ये जिस जगह से इसका आगाज़ होता है वो 26वीं आईनी तरमीम ही है। आज जज साहबा ने ये ज़रूर कहा कि ये मुकदमा 26वीं आईनी तरमीम का नहीं, ये तो सवाल अदालत के सामने ये है कि 191A जो है क्या रेगुलर बेंचेस को ये मुकदमा सुनने से रोकता है। गरीदा साहबा, आप ये देखें कि आज ये जो सवाल बेंच में उठाया जा रहा है, क्या इससे पहले ये सवाल नहीं उठा मंसूर शाह साहब के बेंच में? कई मरतबा उठा। अच्छा। और अंडरस्टैंडिंग है मंसूर शाह साहब की, उनके साथ बैठे बाकी जज साहबान की। तो पहले तो जब हमने देखा कि जब भी ऐसा केस आया है तो मंसूर शाह साहब ने उस केस को रेफर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, और अपने बेंच में बैठ के अक्सर व बेशतर उनकी तरफ से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अगर आपने जल्दी फैसला कराना है तो अपना मुकदमा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ले जाएं। ये भी मंसूर शाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ से केसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर होते हैं, क्या हम गैर कानूनी बेंच हैं? तो अगर आज ये सवाल उठ रहा है तो सवाल असल ये पैदा होता है कि ये पहला मुकदमा जब मंसूर शाह साहब की अदालत में आया जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर होना था, तब उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? इतने ज्यादा केसेस आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करके अब ये सवाल उठा रहे हैं, तो फिर बात जाके वही जाती है कि जो मैंने कहा कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे जो खींचातानी और मुझे क्यों निकाला वाले जो बहस होती है, तो यहाँ पर भी बता ऐसा लगता है। लेकिन एक तो इस मामले का अंजाम क्या होगा? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी खड़ी हो गई है जस्टिस मंसूर शाह साहब प्लस दीगर जो बेंच के उनके साथ, तो इस मामले का अंजाम कहाँ तक पहुँचेगा? क्या जो डिवीजन है, जो शिज़म है, मज़ीद गहरा होता जाएगा? दूसरा, जो आज रिमार्क्स आए हैं इसी केस के दौरान, उन्होंने कहा, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा, जब लगता है कि फैसला हुकूमत के खिलाफ आने वाला हो तो फिर केस का बेंच तब्दील करवा दिया जाता है, केस कहीं और भेज दिया जाता है। देखिए गरीदा साहबा, अगर हम बात करें कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, मखसूस नशिस्तों के फैसले का क्या नतीजा निकला, वहाँ पर भी बहस होती है कि आया कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला देने का अख्तियार था, नहीं था, लेकिन नजर सानी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। यहाँ पर तो क्लैरिटी है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का अलामिया जारी हुआ है उससे आप सुप्रीम कोर्ट का अलामिया ना कहें, वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का अलामिया है। आज की समात में जो सवालात उठाए गए कि जुडिशल साइड के ऊपर हमने ऑर्डर जारी किया था तो फिर ये बेंच क्यों तब्दील कर दिया गया, इंतजामी ऑर्डर के जरिए जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने क्यों भिजवा दिया गया, उसका चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जवाब दे दिया है अपने सुप्रीम कोर्ट के अलामिया में। अब वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो याहिया अफरीदी साहब की अप्रूवल के साथ ही वो अलामिया जारी होगा। उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि ये जो केस है ये गलती के साथ रेगुलर बेंच के सामने लग गया, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो कमेटी है उसके पास ये अख्तियार है कि वो जायजा लेने के बाद, मुशाहिदा लेने के बाद ये केस जिस बेंच का बनता है वहां पर रेफर कर सकती है। ये गलती से लग गया, इसका भी आज जवाब आया है बेंच की तरफ से कि कैसे गलती से लग गया या किसकी तरफ से गलती से ये वैसे गलती से लगा जैसे पहले गलती से लग रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मंसूर शाह साहब की कोर्ट्स में पहले भी ऐसे केस आए हैं, क्योंकि देखें एक पूरा बल्क है केसेस का, 60,000 मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसकी कैटेगरी तो बनानी है ना। ठीक, केस की सिर्फ टाइटल पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा कि ये लीगल इंटरप्रिटेशन का केस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का केस है। अब देखें ये केस में से केस निकाला गया है, तो केस में से पॉइंट केस निकला है कि 191A जो है उसके मुताबिक हम सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। 26वीं आईनी तरमीम बड़ी वाज़ेह है कि ये मामला जो भी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएंगे। तो याहिया अफरीदी साहब ने ये भी कह दिया है कि जो फैसला कमेटी में हुआ है वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, मंसूर शाह साहब का बेंच नहीं सुन सकता, और 27 जनवरी को कमेटी का प्रेरोगेटिव बिल्कुल दुरुस्त है और वही बरकरार रहेगा, बिल्कुल कानून के मुताबिक उन्होंने फैसला किया है। यही अफरीदी साहब ने जवाब तो अलामिया के जरिए हम सबको आपको बताया है, लेकिन ये जवाब, ये पैगाम मंसूर शाह साहब के भी लिए है, उनके बेंच के लिए भी है। लेकिन इसके बाद क्या डिवीजन सुप्रीम कोर्ट में गहरी नहीं होती चाहिए? ये इस बात से मैं आपके साथ जरूर इत्तफाक करूंगा कि डिवीजन जो है वो पहले कोशिश की गई याहिया अफरीदी साहब की तरफ से कि इन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, हारमनी पैदा की जाए जज साहबान के दरमियान। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है
اس کو کیسے ڈائجسٹ کیا جائے, اس کو کیسے برداشت کیا جائے. بار بار یہ خطوط لکھے جاتے ہیں نا, بار بار جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں یہ بات ہوتی ہے, اور مختلف آرڈرز بھی سامنے آ جاتے ہیں کمیٹی کے, منیب اختر صاحب کے, منصور شاہ صاحب کے. ٹائم میرے پاس ختم ہو چکا ہے. عمران وسیم صاحب آج کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کسی اور نشست میں دوبارہ کسی اور پروگرام میں آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. یہ تھا پروگرام, دیکھنے کا شکریہ. I'll see you inshallah tomorrow 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.